सबसे पहले बात होती है डाइवर्ट एंड रूल। आपको याद होगा, पहले कहा जाता है कि ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये चीनी एजेंट है, ये माओवादी है, ये नक्सलवादी है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये जीन्स पहनते हैं, ये कपड़ों से किसान नहीं लगते, ये पिज़्ज़ा खाते हैं, गाजर का हलवा खाते हैं। तो पहले कोशिश की गई सरकार द्वारा डाइवर्ट एंड रूल की। डाइवर्ट एंड रूल असफल हुआ तो दूसरी कोशिश हुई डिवाइड एंड रूल की। बोला गया कि कौन किसान यूनियन का, कौन आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है, हम उस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं जो नेतृत्व कर रहा है। ऐसे भ्रांतियां फैलाई गई समाचार पत्रों में कि एक किसान यूनियन हट गई है, दूसरी किसान यूनियन वहां चली गई है, उसके नेता वहां फोन कर रहे हैं। जब ये भी बात नहीं बनी तो तीसरा हथकंडा अपनाया, उसको कहते हैं डिफेम एंड रूल। डिफेम एंड रूल में किसानों के ऊपर एनआईए के नोटिस चिपकाए गए, उनको डिफेम करने की कोशिश करी देश में। जब वो भी बात नहीं बनी तो अब ऐसे समाचार आ रहे हैं जिसको कहते हैं डिस्ट्रॉय एंड रूल। और ये लोकतंत्र के लिए अच्छी घटना नहीं है जो समाचार प्राप्त हो रहे हैं। जिस तरह से एक आरोपित संदिग्ध व्यक्ति वहां जाके बोल रहा है कि मेरे को ये बोला गया, इस थाने के एसएचओ ने मुझे ये बोला कि वहां पे स्टेज पे 4 किसान नेता होंगे, उनको गोली मार दी जाए। मुझे ये बताया गया है कि आपको पुलिस और किसानों के बीच में भिड़ंत करवानी है। ये डिस्ट्रॉय एंड रूल के जो समाचार प्राप्त हो रहे हैं, मैं इस पटल से ये कहना चाहता हूं कि ना तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है और ना ही ये पिछले 2 महीने से ज़्यादा समय से जो शांतिपूर्ण तरीके से हमारे अन्नदाता संघर्ष कर रहे हैं और अपनी 2 जायज़ मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं मांग रहे, वो कह रहे हैं मुझे मेरी फसल की एमएसपी की लीगल गारंटी मिले। वो कह रहे हैं जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए, जो ये 3 काले कानूनों के रूप में आपने मेरे ऊपर डाल दिए हैं, इन 3 काले कानूनों से मुझे निवृत्त कीजिए और नए कानून बनाइए, मेरे साथ बैठकर बनाइए, संसद की कार्रवाई पूरी करके बनाइए, लोकतंत्र की सारी क्रियाएं पूरी करके बनाइए। विपक्षी दलों के सांसदों को निष्कासित करके नहीं, बिना वोटिंग के कानून बनाने का काम मत करिए। वो तो यही मांग कर रहे हैं। देखिए, डाइवर्ट एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, डिफेम एंड रूल और अंत में जिस तरह के समाचार आ रहे हैं, डिफेम एंड रूल। पूरी दुनिया में, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, पूरी दुनिया में जिस आंदोलन की यह तारीफ हो रही है कि 2 महीने से एक भी ऐसी वारदात बताओ जिसमें किसान आंदोलन में कानून का उल्लंघन हुआ। उनको कहा गया हम आपको आगे नहीं जाने देंगे, वो वहां बैठ गए। उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, उन्होंने सिर्फ बचाव की मुद्रा में अपना हाथ रखा। उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए तो भी उन्होंने वापस कोई कार्रवाई नहीं करी। इस 0 डिग्री तापमान में ठंडे पानी की बौछारें उनके ऊपर की गई तो भी उन्होंने अपना धैर्य, संयम और अपने आंदोलन की जो भारतीय परंपरा है उसको नहीं छोड़ा। उस आंदोलन के अंदर अगर इस तरह की खबरें आती है तो मुझे लगता है कि ये देश के लिए और देश के लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। बार बार कहा गया, कई लोग यहाँ पे बोलते थे कि भाई यहाँ से जो रसद जाता है सैनिकों के लिए उसको होल्ड किया जा रहा है। अरे भाई समझिए, जवान क्या है? जवान है वर्दी में किसान। जवान का मतलब है वर्दी में किसान, और अगर किसान बिना वर्दी के है तो वो हमारा अन्नदाता है। ये 2 अलग चीजें नहीं है, ये देश के एक ही चीज है। और अब मैं दूसरा मुद्दा इस पे रखना चाहता हूं। जो वीडियोज आए आपने सबने देखे, और उसके तुरंत बाद एक और वीडियो आता है। पुलिस कस्टडी में जो वो आरोपित व्यक्ति है, वो अपना जो आधा घंटा पहले जो बात कहता है उससे वो मुकर जाता है। अब आप ये बताइए, आप सब लोग लोकतंत्र के प्रहरी हैं, आपने बड़े बड़े लोगों की प्रेस वार्ताएं देखी, आपने बड़े बड़े आंदोलन कवर किए, आपने कभी पुलिस कस्टडी का आंखों देखा हाल देखा? पुलिस कस्टडी क्या आंखों देखा हाल वायरल करती है टेलीविजन पे? जब हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से पूछा गया कि आरोपित व्यक्ति कौन है तो उन्होंने कहा कि अभी पुलिस कस्टडी में है, और पुलिस कस्टडी में वो चीजें वायरल हो रही है ऑनलाइन, आपके मेरे देश के हर व्यक्ति के वीडियो में पहुंच रही है। देखिए हरियाणा सरकार के बारे में देखिए, मैं आपको शुरुआत से लेके चलता हूं। सबसे पहले रोडें खुदवाई जाती है, 10-10 फीट नीचे रोडें खुदवा दी जाती है ताकि ट्रैक्टर ना निकल सके। किसानों ने फिर भी अपना धैर्य नहीं खोया। उसके बाद ठंडी पानी की बौछार, आंसू गैस के गोले, एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं।
फिर भी वो अपना धैर्य, संयम और अपनी स्पिरिट ऑफ जो आंदोलन है उसको नहीं छोड़ते हैं। और उसके बाद आज ऐसी घटना सामने आती है कि आंखों देखा हाल प्रसारित हो रहा है पुलिस के हवाले से, और हरियाणा मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं कि अभी हमारी जांच चल रही है, और पुलिस थाने वाले, पुलिस के लोग, हरियाणा सरकार के लोग उसका आंखों देखा हाल बता रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं वो कौन लोग हैं जिनके इशारे पर वो व्यक्ति ये सारा काला काम, ये पाप करना जा रहा था, जो कि उसने बताया। वो कौन लोग हैं जिनके इशारे पर वो 4 लोगों को स्टेज पर, किसान नेताओं को गोली मारने की बात बोल रहा है। वो कौन लोग हैं जो पुलिस और किसान के बीच एक गोली का संबंध कराना चाह रहे थे, गोलियां उधर से चले, पैर के नीचे गोली मार दे, ऊपर गोली मार दे। वो कौन लोग हैं, हम ये पूछना चाहते हैं। क्या देश को ये जानने का अधिकार नहीं है कि वो कौन लोग हैं जो इस आंदोलन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, इस पीसफुल आंदोलन को एक वायलेंट आंदोलन बनाना चाहते हैं? वो कौन लोग हैं जिनके इशारों पे ये काम हो रहा है? हम ये पूछना चाहते हैं। हमारी पहली मांग, और मैं अपनी पहली मांग से चालू करता हूं कि वो कौन लोग हैं जिनके इशारों पर ये काम हो रहा है। दूसरा, हरियाणा पुलिस का क्या मोटिवेशन है कि वो आंखों देखा हाल प्रस्तुत कर रहा है, वो वायरल कर रहा है वीडियो? इसके पीछे क्या षड्यंत्र है? मैंने तो मेरी जिंदगी में ऐसा कभी वीडियो नहीं देखा कि पुलिस की पूछताछ का वीडियो बाहर आ रहा है। अरे मंत्री लोग जब किसानों से मिलते हैं वो वीडियो बाहर क्यों नहीं आते हैं? जब किसान को 2 बजे का समय दिया जाता है और 5 बजे तक बैठक चालू नहीं होती है, वो वीडियो क्यों नहीं सामने आते हैं? मंत्री किस तरह किसानों से बात करते हैं, वो वीडियो क्यों नहीं सामने आते हैं? पर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का वीडियो सामने आ जाता है। हरियाणा पुलिस किसको कवर अप करने की कोशिश कर रही है? ये मेरा दूसरा सवाल है इस पटल से। और हमारा तीसरा सवाल है कि जो एजेंसीज हैं, NIA है और भी दूसरी एजेंसीज है, क्या वो सिर्फ आंदोलन करने वालों को रोकने के लिए उनको नोटिस दिए जाएंगे उन एजेंसीज में? क्या सिर्फ विपक्षी दलों के लोगों को नोटिस दिए जाएंगे उन एजेंसीज से? क्या वो एजेंसीज ये नहीं पता लगाने की कोशिश करेगी कि जो पीसफुल वायलेशन जो किसान कर रहे हैं 2 महीने से ज्यादा समय से, उस आंदोलन को कौन भंग करना चाहता है? और लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत गंभीर बात आप सबके सामने करने जा रहा हूं। जो सरकार अपने राज्य के किसानों को बाहर जाने के लिए खड्डे खुदवाए, जो सरकार अपने राज्य के किसानों पर डंडे फिटवाए, पानी की बौछारें करे, एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोले छोड़े, जो सरकार के मुख्यमंत्री कुछ बोले और उनकी पुलिस कुछ बोले, क्या उस सरकार को नैतिक दृष्टि से और कानूनी दृष्टि से 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार है? और मैं यहां बात कर रहा हूं हरियाणा सरकार की। इसलिए मैं मांग करता हूं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री तुरंत इस्तीफा दें और हरियाणा सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। क्योंकि अपने किसानों की बात ना सुने, जो किसानों के आंदोलन में इस तरह की बातें बाहर आ रही हो और ड्यूअल स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है, कोई कुछ कह रहा है, कानून व्यवस्था की रखवाले कुछ कह रहे हैं, सरकार कुछ कह रही है, जो आरोपित व्यक्ति है वो कुछ और कह रहा है, उस सरकार को 1 मिनट भी नैतिक दृष्टि से और कानूनी दृष्टि से सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वो सत्ता में रहती है तो कभी भी ये सामने नहीं आएगा कि किसके इशारे पे वो व्यक्ति वहां गया था, किसके इशारे पे वो गोली चलाने की बात कह रहा था, किसके इशारे पे पूरे आंदोलन को वायलेंट करने की बात की जा रही है। ऐसी सरकार के मुखिया को नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए, कानूनी जिम्मेवारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और पूरी सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, वरना कभी भी ये सच सामने नहीं आएगा कि ये जो डिस्ट्रॉय एंड रूल की जो पॉलिसी है, क्योंकि याद रहे इन्होंने सब कुछ, इनका जो गवर्नेंस स्टाइल है मौजूदा केंद्र सरकार का, वो एग्जैक्टली अंग्रेजों के गवर्नेंस स्टाइल से मैच करता है। डाइवर्ट एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, डिफेम एंड रूल एंड डिस्ट्रॉय एंड रूल, ये 4D जो रूल गवर्नेंस का है, ये उन्होंने कॉलोनियल जो शासन है, स्टाइल ऑफ गवर्नेंस जिसको हम कहते हैं, उनसे हूबहू कॉपी कर लिया। तो हमारी 4 मांगे हैं। पहली मांग है कि हमें ये पता लगे, देश को ये पता लगे कि कौन इस षड्यंत्र के पीछे है। दूसरी मांग है कि हरियाणा पुलिस का क्या मोटिव था कि वो इस वीडियो को वायरल करे? क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन के वीडियो को कभी आपने वायरल होते देखा? तीसरा, क्या एजेंसीज
का काम सिर्फ किसानों को नोटिस देना है, विपक्षी दलों के लोगों को और नेताओं को नोटिस देना है? क्या देश को यह बताना नहीं है कि कौन इतने पीसफुल आंदोलन को एक वायलेंट आंदोलन करना चाह रहा हो? और चौथी और बहुत प्रमुख मांग है कि हरियाणा के सरकार के मुखिया तुरंत इस्तीफा दे और हरियाणा सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। जिस सरकार में मुख्यमंत्री कुछ कह रहा है और उनके पुलिस स्टेशन से कुछ और चीजें वायरल हो रही है, उस सरकार को नैतिक रूप से और कानूनी रूप से 1 मिनट भी शासन में रहने का अधिकार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके प्रश्नों के लिए तैयार हूं। ठीक है, आई विल शेयर दिस इन इंग्लिश इन शॉर्ट. In last 15-16 hours, we had seen a sinister conspiracy to destroy the peaceful farmers' protest. And I will start with the chronology. Please try to understand the chronology. First of all, government tried to divert and rule. They had tried to name the farmers as Pakistanis, Khalistanis, Chinese, Tukde gang, Maowadis. they कपड़ों से वो किसान नहीं लगते हैं, they are pizza eaters, all sort of names they gave, but they were not successful. Then they tried to have divide and rule. How they tried? The government tried to sow the seeds to divide between the various farmers' unions and its leaders. But there also they were not successful. Then they tried to defame and rule. How they tried to defame and rule? The government used the agencies such as NIA against the farmers to defame them. But there also they were not successful. Now, as per the alleged perpetrator, the news is coming out that there are attempts now being made to attack the farmers and their leaders. We are demanding we are asking answers to 4 questions. Number 1, who is behind this sinister conspiracy? Who is the person who is instructing this alleged perpetrator, from whom he is taking the directions? Who are the people behind this sinister conspiracy? We want to know, and the entire country wants to know, that what is the motive of Haryana police to broadcast the statements of the alleged perpetrator? What is the motive? Whose directions are there to viral these videos from the police custody? Number 3, when agencies such as NIA are being employed to target farmers, should the government not proactively launch an investigation to find out the real culprits who doesn't want that the farmers rally to be successful and who want to shut down the farmers' voice? देखिए, 26 January, what farmers are saying that they are going to have a tractor rally. Who are the people who wants to damage this particular tractor rally? Who is giving directions to them? And last but not least, based on the apathetic and vicious approach of the Haryana government towards the farmers and their protests and the protesters, we demand that the Haryana government should be dismissed immediately. The Haryana's chief minister should resign immediately, because morally as well as legally they had lost the right to govern the state. And why I am saying why I am making these charges? Because this is the same government who had stopped the farmers by digging the roads, first of all. Then they had used the lathi charge and water cannons, but that was also not successful. Then they tried the last trick, that they should damage the reputation of these farmers. That was also not successful. Now they are trying to, as per the alleged perpetrator, they are trying to destroy the entire agitation. So till the time Haryana government under the leadership of Shri Manohar Lal Khattar is there, can we expect a fair investigation? Can we expect a justified investigation? The answer is big no. That is the reason we are saying that he should immediately resign, and the government of Haryana should be dismissed immediately. Then only the real people who are giving instructions to this alleged perpetrator, the name of that real person is going to come out. Thank you very much. I am ready for questions if you have any.
Can we expect a fair investigation from the Haryana government where the chief minister is saying something and the viral video is something else? Can we expect a fair and justified investigation from Haryana government when the alleged perpetrator, his video under the police custody is becoming viral? Had you seen any investigation by police in anywhere in the world where the investigation is online, investigation is live? Had you seen live investigation? अरे ऐसा तो हिंदी फिल्मों में भी नहीं होता है. That on live investigation police is telling, बताओ बताओ सही बताओ, तुम्हें किसने, कोई दबाव तो नहीं है. What's this? Had you seen any investigation? We can, or the entire country is with the farmers. We are expecting that the name of the people behind the entire conspiracy will come out only when there will be a fair investigation. Can we expect a fair investigation under the leadership of Mr. Khattar, who had tried to defame this particular entire protest, who had tried to destroy this entire protest, who had tried to divide this entire protest? Can we expect a fair investigation from the government, who had tried that farmers should not reach Delhi? They had digged the roads. They did lathi charge. They had used water cannons against their own farmers. Can we expect a fair investigation from this kind of government? That is the reason we are saying that the chief minister should resign immediately and the entire government should be dismissed immediately. Then only there will be a fair investigation, a justified investigation. Then only we will be able to know that why the Haryana police was broadcasting this particular investigation. Who are the people who were instructing them to broadcast this particular investigation? Then only we will be able to know that who is behind this sinister conspiracy to destroy the entire peaceful agitation of last 2+ months. 147 farmers had lost their lives in this agitation, and now we are taking this agitation to this level. Can we expect true investigation? I think answers to all these questions is no. When the answers to all these questions are no, that is the reason we are demanding that Chief Minister should resign immediately and the entire government should be dismissed immediately, so that the entire country should know that who was the person who was giving instructions to this alleged perpetrator. और इस मुद्दे पे तो कोई सवाल नहीं है, तो मैं आपको उत्तर देता हूं. देखिए, दो तरह की इकोनॉमीज से हमारी देश की अर्थव्यवस्था बनती है. एक को ऑर्गेनाइज्ड, एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर असंगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र. संगठित क्षेत्र में कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, जो फॉर्मल स्ट्रक्चर्स. असंगठित क्षेत्र जो मान लो मैं एक छोटा ठेला चलाता हूं, मैं एक रिक्शा चलाता हूं, पर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता हूं. असंगठित क्षेत्र को, जो छोटा उद्योग है, उसको आपने खत्म कर दिया नोटबंदी के द्वारा, और संगठित क्षेत्र है उसको आपने खत्म कर दिया बिना तैयारी के जीएसटी लगा के. जीएसटी एज ए कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, पर आप जब जीएसटी को अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से जोड़ देते हो अर्थव्यवस्था से हटा के, तो गलतियां ही गलतियां होती है. आपकी तैयारी नहीं थी. आपने पहले 6 रेट 7 रेट से स्टार्ट किया. हम शुरुआत से, राहुल गांधी जी, आपको याद होगा गुजरात का चुनाव था जब वो कहते थे कि जीएसटी में इतनी दरें नहीं होनी चाहिए. जीएसटी का जो प्रोसीजर है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, वो बिजनेस को रोकता है, बिजनेस को बढ़ाता नहीं है. जीएसटी की जो आईटी नेटवर्क है वो पूरी तरह से जीएसटी को संभालने के लिए तैयार नहीं है. आज ये चीजें सब सामने आ रही है. जीएसटी को रेट रैशनलाइजेशन की जरूरत है. मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या हमारे देश में मोटरसाइकिल लग्जरी गुड्स है? पर जीएसटी तो 28% की टैक्स लगाता है मोटरसाइकिल पे. तो रेट रैशनलाइजेशन की जरूरत है, जीएसटी को रिफॉर्म करने की जरूरत है. क्योंकि मैंने कई बार आपको इस पटल से बोला है कि ये सरकार फेमस है 2 चीजों के लिए, कि एक तो
गलत चीज को कैसे लागू किया जाए और एक सही चीज को कैसे खराब किया जाए। गलत चीज को लागू करने की बात है नोटबंदी और बिना तैयारी के तालाबंदी, और सही चीज को कैसे खराब किया जाए वो है बिना तैयारी के जीएसटी। तो जीएसटी सरकार के अंदर से इस तरह की वॉइसेस आने लगी है। राहुल गांधी जी तो बोल रहे हैं और शुरू से बोल रहे हैं, वो तो पिछले 4 साल से बोल रहे हैं, पर सरकार के अंदर बैठे हुए उनके नीति निर्धारक लोग बोलने लग गए हैं कि जीएसटी रिक्वायर्स ए फुल 360 डिग्री रिफॉर्म्स। एज ए कॉन्सेप्ट जीएसटी खराब नहीं है। और दूसरा सवाल कि भाई जीएसटी लगने से रोजगार कैसे उत्पन्न होगा। जब जो हमारी ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो सुगम बनेगा तो निश्चित रूप से रोजगार भी उत्पन्न होगा। क्यों आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्यों आज देश में बेरोजगारी की दर 9.2% है। आप कहेंगे साहब कोविड है, चलिए कोविड हटा देते हैं। कोविड के पहले क्यों बेरोजगारी की दर 7% से ज्यादा थी, 7%। और आपको याद दिलाना चाहता हूं 2011, 12, 13 में जब यूपीए का शासन था तो बेरोजगारी की दर 2% थी। तो ये 2 और 7% क्यों हो गई, 2%, 7%? कोविड के पहले ही 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी को हमने क्यों झेला, क्यों देखा? क्यों देश में करोड़ों लोग आज मनरेगा पे आश्रित हो चुके हैं, जो मेहनत करके कंपनियों में नौकरी करते थे? ऐसा क्या हो गया? इन सब का कारण यह है कि आपने ऑर्गेनाइज सेक्टर को खत्म कर दिया, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को खत्म कर दिया नोटबंदी से, ऑर्गेनाइज सेक्टर को खत्म कर दिया गलत तरीके से जीएसटी लगा के। तो फिर जीडीपी बढ़ेगी कैसे? फिर तो जीडीपी -23.9 और -7.5% ही होगी। क्यों आज देश में एक अनुमान के मुताबिक पर कैपिटा हर व्यक्ति की आय में 5.5% की कमी हुई? क्यों हुई? क्या हिंदुस्तान के लोगों ने मेहनत करना कम कर दिया? नहीं, मेहनत तो आज भी लोग उतनी ही करना चाहते हैं, उतनी ही करते हैं, पर जो अपॉर्चुनिटीज मिलती थी पहले, जो एम्प्लॉयमेंट के जो नए जो क्रिएशंस होते थे वो आज नहीं होते। हमने बोला कि अगर आपको इकोनॉमी को इस पेंडेमिक के दौरान भी अगर संबल देना है तो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कीजिए, आप न्याय योजना को लागू कीजिए। दुनिया के हर देश ने डायरेक्ट कैश सपोर्ट किया अपने लोगों को। मीडियम अमेरिका जैसे देश ने मिडिल इनकम ग्रुप के लोगों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया है। इस कारण वहां रिकवरी होना चालू हो गई। क्यों? हमारे देश की जीडीपी, कोविड तो सब जगह आया था ना, पूरे दुनिया में आया था ना, -23.9% पे कौन गिरा? एक भी ऐसी देश का नाम बताइए। क्यों दूसरे देश में रिकवरी होना चालू हो गई, हम नहीं कर पा रहे? नाम बताइए। क्यों जीएसटी के जो हमारे कलेक्शन टारगेट्स थे वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं? क्यों नहीं हो पा रहे? आप तो कलेक्शन टारगेट बजट में दिया जाता है ना, क्यों सरकार उतना कलेक्ट नहीं कर पाती? इन सब सवालों में ही आपका उत्तर निहित है। क्योंकि बिना तैयारी के आप जीएसटी लगाओगे, आपको अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए जीएसटी लगा दोगे कि आज रात को 12 बजे से लगा दो। मैं हमेशा कई जगह बोल चुका हूं, ये रात से 8 बजे का 12 बजे का जो इनका सिस्टम है ना, उसने देश को ऐसे आघात दिया है कि आज जीडीपी -23.9% होगी। रात को 8 बजे निर्णय हो गया नोटबंदी का 12 बजे से लागू, रात को 12 बजे संसद खुलवा के जीएसटी बिना तैयारी के लागू कर दी, 8 बजे निर्णय करा कि भाई अब तालाबंदी लग गई। ये 8 से 12 वाला काल है ना, इससे बाहर आइए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य भगवान को अर्घ देकर अच्छी सोच के साथ अच्छे निर्णय लीजिए।